तो दोस्तों वेलकम टू AK हिस्ट्री नोट्स। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों BA 4th सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए जिनका एजुकेशन यानी कि शिक्षा शास्त्र सब्जेक्ट है। और आज इनके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे और हम लोग साथ में आज पढ़ेंगे कि आज के मॉडल पेपर में कैसा प्रश्न है और प्रश्न क्या आपके पेपर में आए हैं। और जो अगर आपके पेपर में ये प्रश्न पूछे जाते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि जी हाँ सर, आप इसके पढ़ाए हुए कितने प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों हम लोग कैलकुलेशन करके ही पढ़ाई करते हैं और अच्छे से हम लोग तैयारी भी करेंगे। तो दोस्तों चैनल में आप लोग नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और प्लस में बेल आइकन दबा दीजिए कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे। और पुराने छात्र छात्राएँ एक दूसरे को वीडियो को ज़रूर शेयर करते रहिए। अब आपका आता है, इसमें दिया गया है कि खंड आ से सभी प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न का आंसर 50 शब्दों में देना है। यहाँ पे आपको BA 4 सेमेस्टर दिया ही गया है। प्रश्न पत्र आपका है शिक्षा का मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। अब आपका आता है पहले का फर्स्ट प्रश्न दिया गया है यहाँ पे कि शिक्षा मनोवैज्ञानिक की प्रकृति का उल्लेख कीजिए। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये भी है आपका। इसमें लिखेंगे आप लोग कि शिक्षा मनोवैज्ञानिक की प्रकृति का उल्लेख कीजिए। इसमें लिखेंगे आप लोग कि मनोवैज्ञानिक शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को वैज्ञानिक मानते हैं। जो मनोवैज्ञानिक होते हैं वो प्रकृति को क्या मानते हैं? वैज्ञानिक मानते हैं। उनका मत है कि शिक्षा मनोविज्ञान विभिन्न खोजों के लिए वैज्ञानिक विधियों को अपनाता है। उनमें प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर शिक्षा जगत की समस्याओं का व्यवहारिक साधन प्रस्तुत करता है। साथ ही विद्यार्थियों की उपलब्धियों के संबंध में भविष्यवाणी भी प्रस्तुत करता है। जैसे वैज्ञानिक विभिन्न तथ्यों का निरीक्षण एवं परीक्षण करके उनके संबंध में प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर किसी सामान्य नियम का प्रतिपादन करता है। उसका सेकंड क्वेश्चन आता है कि शिक्षा मनोवैज्ञानिक के सामान्य उद्देश्य की बताइए, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य क्या है। इसमें लिखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का सामान्य उद्देश्य है संगठित तत्वों तथा सामान्य नियमों का एक ऐसा संग्रह प्रदान करना जिसकी सहायता से शिक्षक सांस्कृतिक तथा व्यावसायिक लक्ष्यों का अधिक से अधिक प्राप्त कर सके। तो ये होता है आपका शिक्षा मनोवैज्ञानिक के सामान्य उद्देश्य। उसका अर्थ आता है थर्ड नंबर क्वेश्चन कि मानव विकास की अवस्थाएं बताइए। इसमें लिखेंगे मानव विकास यानी कि मानव विकास की 3 अवस्थाएं कौन कौन से हैं? विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संबंध में मनोविज्ञान एवं शरीर विज्ञान वेत्ताओं में मतभेद है। डॉक्टर अर्नेस्ट जॉन द्वारा किया गया विकास की विभिन्न अवस्थाओं का विभाजन अधिक उपयुक्त माना गया है। जैसे फर्स्ट नंबर बताया गया कि शैशवावस्था जो जन्म से 5 वर्ष तक बताया गया है, जन्म से 5 वर्ष तक बताया गया है। सेकंड नंबर आपका आता है बाल्यावस्था, बाल्यावस्था में 6 से 12 वर्ष तक बताया है। थर्ड नंबर आपका आता है किशोरावस्था। फिर आता है फोर्थ नंबर आपका प्रौढ़ावस्था जो 18 वर्ष तक है, यानी कि 12 से 18 आपका किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था आपका स्टार्ट होता है 18 वर्ष के बाद। तो ये आपका आ जाता है मानव विकास की अवस्थाएं। फिर आता है फोर्थ नंबर क्वेश्चन कि मानव विकास से आपका क्या अभिप्राय है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये भी आपका। इसमें लिखिए कि मानव विकास का अध्ययन शिक्षा मनोवैज्ञानिक का महत्वपूर्ण अंग है। एक शिक्षक को बालक की अभिवृद्धि के साथ साथ उसमें होने वाले विभिन्न प्रकार के विकास तथा उसकी विशेषताओं का ज्ञान होना आवश्यक है, तभी वह शिक्षा की योजना का क्रियान्वयन विकास एवं अभिवृद्धि के संदर्भ में कर सकता है। विकास का संबंध अभिवृद्धि से होता है पर वह शरीर के अंगों में होने वाले परिवर्तनों का विशेष रूप में व्यक्त करता है। उसके बाद फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्रियात्मक विकास। क्रियात्मक विकास क्या है दोस्तों? क्रियात्मक विकास को चालक विकास या गत्यात्मक विकास भी कहते हैं। क्रियात्मक विकास के अंतर्गत हाथ, पैर एवं शरीर के अन्य भागों की मांसपेशियों का समन्वयन, गति तथा उनकी शक्ति निहित है। बालक के शारीरिक विकास के साथ साथ क्रियात्मक क्षमता का होना परमस्त अनिवार्य है। ये योग्यताएं मानसिक विकास से संचालित होती हैं तथा बालक अपने
वातावरण के समायोजन हेतु इनका प्रयोग करता है। बालक की क्रियात्मक विकास से इसकी कार्य शक्ति निर्धारित करता है तथा इसी पर उसकी सफलता एवं असफलता निर्भर करती है। उसके बाद फिर आता है 4th नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अधिगम स्थानांतरण से क्या आशय है। अब इसमें लिखेंगे कि शिक्षण के माध्यम में जो कुछ सीखा गया है उसका प्रयोग किसी अन्य परिस्थिति में करना ही शिक्षण का स्थानांतरण कहलाता है। शिक्षण के स्थानांतरण को स्पष्ट करते हुए लिशनिक महोदय जी ने लिखा है कि शिक्षण स्थानांतरण पहली परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान, निपुणता, आदत, अभियोग्यता या अन्य प्रतिक्रियाओं की दूसरी परिस्थितियों में प्रयोग करना है और इस प्रकार परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान का अन्यत्र किसी अन्य परिस्थिति में प्रयोग ही शिक्षण का स्थानांतरण कहलाता है। उसका फिर आता है 7th नंबर क्वेश्चन कि प्रेरणा का क्या तात्पर्य है। प्रेरणा से आप क्या समझते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। इसमें लिखेंगे कि प्रेरणा शब्द से करने का बोध होता है कि प्रेरणा शब्द से जो करने का बोध होता है, प्रेरणा जितनी ही प्रभावी होता है कार्यकुशलता भी उतनी ही प्रभावी होती है। इसमें फेंडरसन महोदय जी ने लिखा है कि प्रभावी अधिगम प्रभावी प्रेरणा पर निर्भर है। प्रेरणा का सामान्य अर्थ हम उत्तेजना से लगाते हैं क्योंकि बिना उत्तेजना की कोई प्रतिक्रिया संभव नहीं है। हमारे प्रत्येक व्यवहार के कारण में कोई ना कोई उत्तेजना होती है। तो ये था आपका प्रेरणा के बारे में। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 8th नंबर, समायोजन के लक्षण बताइए। समायोजन के लक्षण कौन कौन से हैं। इसमें समायोजन के लक्षण 1st नंबर आता है कि परिस्थिति का ज्ञान होना चाहिए। 2nd नंबर संतुलन होना चाहिए आपके अंदर। 3rd नंबर आता है आपका फिर पर्यावरण होना चाहिए। 4th नंबर संतुष्टि एवं सुख होना चाहिए। 5 नंबर में आता है संवेगात्मक होना चाहिए। 6 नंबर साहसी एवं समस्या का समाधान युक्त हो। तो ये समायोजन के 6 लक्षण आपको होना चाहिए। तो ये समायोजन तभी आपको समायोजन से, यानी कि समायोजन का मतलब होता है सभी प्रकार के योजना से युक्त। फिर आता है 9th नंबर क्वेश्चन कि तनाव या प्रतिबल क्या है। इसमें लिखेंगे प्रतिबल से तात्पर्य शरीर द्वारा आवश्यकता की गई अभिष्ट प्रक्रियाओं से होता है। मॉर्गन किंग, बिस्ट एवं स्कोपेलन ने प्रतिबल को परिभाषित करते हुए कहा है कि प्रतिबल एक आंतरिक अवस्था है जो शरीर के दैहिक भागों यानी बीमारी, व्यायाम, अत्यधिक तापक्रम इत्यादि या वैसे पर्यावरणिक एवं सामाजिक परिस्थितियों जिसका वास्तव में हानिकारक, अनियंत्रणीय तथा उपायों के मौजूद साधनों को चुनौती देने वाला के रूप में अध्ययन किया जाता है या उत्पन्न होता है। तो ये तनाव एवं प्रतिबल का मुख्य रूप बताया है। उसके बाद फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन शिक्षण। 10th नंबर है कि शिक्षण क्या है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है, शिक्षण क्या है। इसमें लिखेंगे कि प्रायः शिक्षण का अर्थ ज्ञान प्रदान करने से लगाया जाता है। बालक को किसी ढंग से ज्ञान प्रदान किया जाए उसे शिक्षण शब्द की संज्ञा ही दी जाती है। अध्यापक छात्रों को अध्यापन में अधिक से अधिक विषयों का ज्ञान प्रदान करा दे तथा इस प्रकार से ज्ञान कराने में चाहे जिस विधि का प्रयोग करे शिक्षण के अंतर्गत आता है और यह शिक्षण परंपरागत धारणा है। ज्ञान के प्रतिपादन की विधि की अपेक्षा शिक्षण कहीं अधिक है। तो ये हो गया आपका शिक्षण के बारे में। उसके बाद फिर आता है खंड बा। खंड आ के हमने आपको एक एक करके सारे प्रश्न यानी कि 10 क्वेश्चन हमने आपको एक एक करके बताया। अब आपका आता है खंड बा में। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लस में बेल आइकन दबा दीजिए कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलता रहे और एक दूसरे को ज़रूर वीडियो को शेयर करते रहिए। इसमें केवल 4 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न का जो आंसर है वो 150 शब्दों में देना है। अब जैसे खंड बा में आपको दूसरा प्रश्न है कि व्यक्तिगत भिन्नता के कारण बताइए। अब जैसे आपको पता है व्यक्तिगत भिन्नता के कारण, इसमें प्रमुख बातें बताई गई हैं। इसमें कई कारण बताए गए हैं व्यक्तिगत में। जैसे 1st नंबर आता है वंशानुक्रम, यानी क्या आता है कि व्यक्तिगत के यानी कि मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तिगत भिन्नता के कई कारण बताए हैं, आप लिखेंगे इसमें। और फर्स्ट आता है वंशानुक्रमण। इसमें लिखेंगे कि व्यक्तिगत भिन्नता का प्रमुख कारण है वंशानुक्रमण। मनोवैज्ञानिक गाल्टन, प्रियसन और टर्मैन, मैकेंडुल तथा बिने आदि
अपने प्रयोगों में सिद्ध कर दिया है कि व्यक्तियों के शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक विशेषताओं का प्रमुख कारण वंशानुक्रमण है। पैतृक गुणों के संक्रमण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है और इन्हीं कारणों से व्यक्ति में भिन्नता दिखाई देती है। सेकंड नंबर आता है वातावरण। इसमें वातावरण में कि व्यक्तिगत भिन्नता का दूसरा कारण वातावरण है। वातावरण के अंतर्गत पारिवारिक, सामाजिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है और व्यक्ति जिस प्रकार के वातावरण में रहता है उसी के अनुसार उनका शारीरिक, मानसिक विकास, रहन सहन, व्यवहार, आचार विचार आदि होते हैं। थर्ड नंबर आता है आपका आय व वृद्धि। इसमें लिखेंगे कि बालक का शारीरिक विकास, मानसिक और संवेगात्मक विकास उसकी आयु के अनुसार होता है, इसलिए विभिन्न आयु के बालकों में अंतर दिखाई देता है। बुद्धि को जन्मजात क्षमता माना जाता है, फिर भी इस क्षमता का आयु पर पर्यावरण से संबंधित होता है। फिर आता है फोर्थ नंबर आपका स्वास्थ्य। इसमें आता है कि शारीरिक स्वास्थ्य के कारण भी व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। कुछ लोग स्वस्थ, हष्ट-पुष्ट, कुछ साधारण तथा कुछ दुर्बल होते हैं, इसलिए उसमें शारीरिक शक्ति और कार्य क्षमता में भिन्नता पाई जाती है। फिर आता है 5 नंबर में जाति, प्रजाति एवं राष्ट्र आते हैं। इसमें आएगा कि व्यक्तिगत भिन्नता के कारणों में जाति, प्रजाति तथा देश का भी प्रमुख स्थान होता है। उसके बाद फिर आता है नेक्स्ट आपका शिक्षा एवं आर्थिक दशा। 6 नंबर आता है शिक्षा एवं आर्थिक दशा। इसमें लिखेंगे कि शिक्षा द्वारा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है और वह शिष्ट, गंभीर और विचारशील बनता है। शिक्षा ही उसे अशिक्षित और अशिष्ट व्यक्ति से भिन्न बना देती है। फिर आता है 7 नंबर लिंग भेद। बालक बालिकाओं के शारीरिक विकास, मानसिक तथा संवेगात्मक विकास में अंतर होता है। बालिकाओं का विकास शारीरिक दृष्टि से बालक से पहले होता है और इस विकास भेद के कारण मानसिक विकास का भी अंतर होता है और दोनों के स्वभाव तथा व्यक्तित्व अन्य गुणों से सामान्यता दिखाई देती है। उसके बाद फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, थॉर्नडाइक का उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत क्या है। अब इसमें लिखेंगे कि उद्दीपन अनुक्रिया या प्रतिक्रिया सिद्धांत का अर्थ हेडिंग डालेंगे। इसमें लिखेंगे जब कोई प्राणी या व्यक्ति कोई कार्य सीखता है तब उसके सामने एक विशेष स्थिति या उद्दीपक, जिसे कहते हैं हम स्टिम्युलस, होता है जो उसे एक विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया या अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है और इस प्रकार एक विशिष्ट उद्दीपक का एक विशिष्ट प्रक्रिया से संबंध स्थापित हो जाता है, जिसे उद्दीपक प्रतिक्रिया संबंध, जिसे कहते हैं हम SR बॉन्ड, क्या कहते हैं SR बॉन्ड द्वारा व्यक्त किया जाता है। सिद्धांत की व्याख्या क्या है, इसमें लिखेंगे थॉर्नडाइक जी ने लिखा है कि सीखना संबंध स्थापित करता है। संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य का मस्तिष्क करता है। थॉर्नडाइक जी के सिद्धांत पर प्रकाश डालते हुए बिग व हंट महोदय जी ने लिखा है कि सीखने की प्रक्रिया में किसी मानसिक क्रिया का शारीरिक क्रिया से, शारीरिक क्रिया का मानसिक क्रिया से और मानसिक क्रिया से मानसिक क्रिया से या शारीरिक क्रिया का शारीरिक क्रिया से संबंध होना आवश्यक है। उसके बाद फिर आता है 4 नंबर क्वेश्चन कि मानसमंद बालकों की शिक्षा हेतु योजना प्रस्तुत कीजिए। अब इसमें लिखेंगे मानसमंद बालकों को शिक्षित करना काफ़ी मुश्किल व व्यय साध्य काम है, परंतु सुझावों को अपनाकर मानसमंद बालक को शिक्षित करने का प्रयास किया जा सकता है। अब जैसे आपका आता है दोस्तों 1 नंबर, इसमें लिखेंगे आप लोग शिक्षा का उद्देश्य यानी एम्स ऑफ एजुकेशन। इसमें लिखेंगे आप लोग कि मंद बुद्धि बालकों की शिक्षा का उद्देश्य उनके शैक्षिक जीवन में आने वाली व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए तैयार करना है। फिर आता है 2 नंबर स्वयं देखभाल का प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग ऑफ सेल्फ केयर। इसमें लिखेंगे कि मंदबुद्धि बालक अपनी देखभाल स्वयं कर सके, इसके लिए उन्हें शिक्षित किया जाना आवश्यक है। कपड़े पहनने, भोजन करने, सफाई करने, अपनी वस्तुओं की रक्षा करने, अपना मनोरंजन करने आदि का प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे दैनिक कार्य कर सकें। 3 नंबर आता है सामाजिक प्रशिक्षण यानी कि सोशल ट्रेनिंग, उनको सामाजिक भी देना चाहिए। इसमें आता है कि मंदबुद्धि बालकों को उचित ढंग से सामाजिक व्यवहार करने के लिए भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। सामाजिक कार्यों
खेलों तथा सामूहिक कार्यों, शिष्टाचार का प्रशिक्षण देने के साथ साथ मंदबुद्धि बालकों को विभिन्न सामाजिक कार्यकलापों से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। फिर आता है 4th नंबर, इसमें आता है कि आर्थिक प्रशिक्षण यानी इकोनॉमिक ट्रेनिंग। इसमें लिखेंगे कि मंदबुद्धि बालकों को आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने के लिए उसे प्रशिक्षण की आवश्यकता है, ताकि वे अपने जीवन यापन के लिए आवश्यक न्यूनतम धन अर्जित करने में समर्थ हो सकें। फिर आता है 5 नंबर, इसमें लिखेंगे कि विशिष्ट कक्षा यानी स्पेशल क्लासेस। इसमें लिखेंगे कि मंदबुद्धि बालक अपनी मानसिक सीमाओं के कारण सामान्य कक्षाओं का पूर्ण लाभ नहीं उठा पाते हैं, अतः उनके लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों के द्वारा संचालित विशिष्ट कक्षाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए। अतः मानस मंद बालकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए उनके प्रशिक्षण का ध्यान दिया जाना चाहिए। उसके बाद में फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानसिक स्वास्थ्य का क्या अर्थ है। अब इसमें लिखेंगे मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ, हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे हेडिंग इसमें, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ। इसमें लिखेंगे कि मानव एक मनोशारीरिक प्राणी है, उसका व्यवहार शारीरिक तथा मानसिक दोनों ही प्रकार के अनेक कारकों पर निर्भर रहता है। इसलिए स्वास्थ्य से अभिप्राय केवल शारीरिक स्वास्थ्य से नहीं होता है, वरन शारीरिक तथा मानसिक दोनों ही प्रकार के स्वास्थ्य से होता है। जबकि स्वास्थ्य उसके समानांतर ढंग से कार्य करने की स्थिति को इंगित करता है। अतः मानसिक स्वास्थ्य पद में अभिप्राय व्यक्ति मन, मस्तिष्क या अंतःकरण की अपनी पूरी क्षमता के साथ सकारात्मक ढंग से कार्य करने की स्थिति में है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य से तात्पर्य व्यक्ति की उस मनोस्थिति से है जिसके द्वारा व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक तथा व्यक्तिगत समायोजन करने में समर्थ होता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य सामान्य व अनुकूलित व्यवहार का प्रतिफल है एवं सामान्य व्यवहार से तात्पर्य अधिकांश व्यक्तियों के द्वारा किए जाने वाले औसत व्यवहारों से होता है, जबकि अनुकूलित व्यवहार व्यक्ति के लिए दूसरी अपनी वास्तविक अधिकांश व्यक्तियों के द्वारा किए जाने वाले औसत व्यवहार से अत्यधिक भिन्न नहीं होता है। किसी एक समाज या धर्म या संस्कृति में स्वीकृत व्यवहार दूसरे समाज, धर्म, संस्कृति में अस्वीकृत या असामान्य व्यवहार भी हो सकता है, परंतु कुछ मनोवैज्ञानिक मानसिक स्वास्थ्य में इस अभिप्राय को स्वीकार नहीं करते हैं तथा व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक क्रियाशीलता के आधार पर मानसिक स्वास्थ्य को स्पष्ट करते हैं। तो ये होता है मानसिक स्वास्थ्य का क्या अर्थ है। 6 नंबर आता है कि किशोरावस्था एक भावात्मक अवस्था है, स्पष्ट कीजिए। अब इसमें लिखेंगे किशोरावस्था, इसमें लिखेंगे किशोरावस्था एक भावात्मक अवस्था है। इसमें लिखेंगे कि क्रोल एवं ब्रूस महोदय जी के अनुसार कहा गया है कि किशोरावस्था के आगमन के मुख्य चिन्ह इस प्रकार हैं। फर्स्ट नंबर बताया गया है कि किशोर में प्रेम, दया, क्रोध, सहानुभूति आदि संवेग अस्थायी रूप धारण कर लेते हैं। वह इन पर नियंत्रण नहीं रख पाता है। वह अन्याय के प्रति क्रोध और दुखी व्यक्ति के प्रति दया का भावना व्यक्त करता है। सेकंड नंबर आता है कि सबल और स्वस्थ किशोर में संवेगात्मक स्थिरता एवं निर्बल और अस्वस्थ किशोर में संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है। थर्ड नंबर आता है कि किशोर को अपनी आकृति, स्वास्थ्य, सम्मान, धन प्राप्ति, शैक्षिक प्रगति, सामाजिक असफलता एवं सामाजिक सफलता एवं अपनी कमियों को सदैव चिंता रहती है। फोर्थ नंबर आता है कि किशोर ना तो बालक समझा जाता है और ना प्रौढ़। उसे संवेगात्मक जीवन में वातावरण से अनुकूल करने से बहुत कठिनाई होती है। यदि वह अपने प्रयास में असफल हो जाता है तो वह घोर निराशा का शिकार बन जाता है। ऐसी दशा में वह या तो घर छोड़कर भाग जाता है या आत्महत्या करने की बात सोचता है। लेकिन आत्महत्या दोस्तों करना बहुत ही अनुचित बात बताई जाती है। लेकिन जो बताया गया है कि अगर आप असफल हैं तो उसको सफल बनने का प्रयास करें किसी भी तरीके से, क्योंकि आपका जो जीवन मिला है ये सफलता का तो रहस्य बताया गया है। मनुष्य का जीवन है सफल, यानी कि चींटी अगर चींटी एक पहाड़ पे चढ़ सकती है
तो क्या हम मनुष्य उस पहाड़ यानी उस चींटी की तुलना नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से पढ़ाई भी है, यानी कि एक दूसरा व्यक्ति पढ़ सकता है तो क्या हम नहीं पढ़ सकते हैं, हम उससे आगे बढ़ने के नहीं बढ़ सकते हैं। तो ज़रूर पढ़ना चाहिए दोस्तों, ऐसा आपके अंदर, और जितना बुद्धि उनके पास है उतना भी आपके पास है। उसका फिर आता है 5 नंबर। BN झा महोदय जी के अनुसार बताया गया है कि किशोरावस्था में भावनात्मक विकास इतना विचित्र होता है कि एक ही परिस्थिति में विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार का व्यवहार करता है। जो परिस्थिति एक अवसर पर उसे उल्लास से भर देती है, वही परिस्थिति दूसरे अवसर पर उसे खिन्न दिखाई देती है। खिन्न का मतलब दोस्तों खिन्न का क्या मतलब होता है, दुखी कर देती है, या उसे क्या करती है, एक सहानुभूत करती है, या उसे दुख से भर देती है, या उसे यानी कि दुखों से अलग कर देती है। तो इसी को क्या कहते हैं, खिन्न। तो दोस्तों आपको छठा क्वेश्चन यानी कि किशोरावस्था के बारे में बताया। अब आपका आता है खंड सा में। खंड सा में केवल 2 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको 450 शब्दों में देना है। 7 नंबर प्रश्न दिया कि अधिगम की परिभाषा दीजिए, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अब आपका आता है 8वां प्रश्न कि संवेदन से आप क्या समझते हैं, संवेदन के प्रकारों तथा विशेषताओं का वर्णन कीजिए। फिर आता है 9th नंबर का क्वेश्चन। 9th नंबर है कि समायोजन का अर्थ एवं प्रक्रिया बताइए। फिर आता है 10 नंबर प्रश्न कि अच्छे शिक्षण की विशेषताएं लिखिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें 2-2 प्रश्न करके हम आपको अलग से वीडियो बना देंगे, और इसमें आपको पढ़ने में, और सबसे बड़ी बात तो आपको कॉपी को कैसे लिखना है वो क्लियर हो जाएगा कि कॉपी कैसे लिखेंगे हम अच्छे से। तो यहाँ पे आप लोग प्रश्नोत्तर मैं आपको अलग से वीडियो बना देंगे, और उसमें सारे आपको एक एक प्रश्न बता देंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और एक दूसरे को ज़रूर वीडियो को शेयर करते रहिए, मस्त रहिए। और अगर इसका PDF चाहिए तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग जुड़कर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों हम अगली वीडियो में आपके साथ उपस्थित होंगे। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।